सो 21 नवंबर 2025 को यानी कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज़ की है जिसमें जो पुराने 29 लेबर लॉज चलते थे उनको कंक्लूड कर दिया गया इन ओनली 4 लेबर कोड्स, जिनका नाम है द कोड ऑफ वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये 4 लेबर कोड्स अब पूरे पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल होंगे इंस्टेड ऑफ ओल्ड 29 लेबर लॉज। सो बेसिकली जो पुराने लेबर लॉज थे उनको अबॉलिश करके ये 4 नए कोड्स जो है इनका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा धीरे धीरे, और इफेक्टिव गवर्नमेंट ने बोल दिया है 21 नवंबर 2025 से ही हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से। बट धीरे धीरे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मिनिमम वेजेस वगैरह रिफॉर्म्स करेगी, अपने नए सर्कुलर्स लाएगी। सिमिलरली ईपीएफओ ईएसआईसी डिपार्टमेंट्स इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, अपने नियम वगैरह रिफॉर्म्स करके नए जो सर्कुलर हैं वो जारी करेंगे फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल। उसके बाद में आपको कंप्लाइंस सिर्फ नए कोड्स के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, नए रूल्स के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। सो द बेटर थिंग इज़ कि आप अभी से ये चेंजेस अपने सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह में कर लें, जिससे कि आगे चल के आपको कंप्लाइंसेस के पर्सपेक्टिव से इश्यूज फेस ना करने को मिले। स्पेशली मैं बात करूंगा इन दिस वीडियो पीएफ ईएसआई के अंदर क्या चेंजेस हुआ है और जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे उसके बारे में। सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी कंपनी की पीएफ ईएसआई की कंप्लाइंस हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द कोड ऑन वेजेस 2019 की। तो द कोड ऑफ वेजेस 2019 में सबसे पहले तो जो वेजेस की डेफिनेशन है उसको एकदम क्लियर कर दिया गया है। इसमें बोला गया है वेजेस के अंदर कंसीडर होंगे सिर्फ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, यानी बेसिक प्लस डीए प्लस आरए आपका जो है वो वेजेस कहलाएगा। इसके अलावा जो एचआरए है, इसके अलावा जो कन्वेंस है, जो अदर कमीशंस वगैरह है, स्पेशल अलाउंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को एक्सक्लूजन में डाला गया है। और एक और जो बड़ी बात इस कोड के अंदर लिखी गई है वो ये है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी के 50% से कम नहीं हो सकती। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, जो आपकी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी है उसकी मिनिमम 50% आपको बेसिक सैलरी रखनी पड़ेगी, उससे कम आप नहीं कर सकते थे। पहले पास पीरियड में 20%, 30% और कई केसेस में तो 15-20% भी बेसिक सैलरी देखने को मिलती थी कंपनीज के द्वारा, जिससे उनका जो पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर है वो कम हो जाता था। इस वजह से कंपनीज बेसिकली बेसिक सैलरी को कम से कम करने की कोशिश कर दी थी। अब इस द कोड ऑफ वेजेस 2019 में क्लियरली ये बोल दिया गया है कि आपको 50% बेसिक सैलरी रखनी ही पड़ेगी टोटल रेम्युनरेशन की। अब अगर आप इस एक्ट के अंदर जाओगे कोड ऑन वेजेस 2019, इसके अंदर आप देखने की कोशिश करोगे ये चीज़ तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि बेसिक सैलरी 50% होनी चाहिए। उसको डिफरेंट तरीके से वहाँ पे लिखा गया है। उसमें ये बोला गया है कि जो एक्सक्लूजन है अदर देन वेजेस दैट कैन नॉट एक्सीड 50% और द हाफ ऑफ टोटल रेम्युनरेशन, यानी जितना एम्प्लॉय को पेमेंट आप कर रहे हो एज सैलरी उसके हाफ से ज़्यादा अगर जो बाकी के एक्सक्लूजन है वेजेस को छोड़ के वो 50% से ज़्यादा होंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वेजेस में कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि बेसिक प्लस डीए प्लस आरए के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको पीएफ की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। जिससे कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इससे इम्पैक्ट यह आएगा कि एम्प्लॉयज़ की इन हैंड सैलरी भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट टर्म में इससे प्रॉब्लम हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि इन हैंड सैलरी उनकी कम हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में उनका ईपीएफओ जो कॉर्पस है वो इंक्रीज डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉयर शेयर भी इस चीज से बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 में ये क्लियरली बोल दिया गया है कि एक फ्लोर वेजेस के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेजेस बनाएगी, जिस वेजेस से नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकती, यानी कि एक फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी पूरे इंडिया पे जो एप्लीकेबल होगी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो मिनिमम वेजेस उनके स्टेट्स के अंदर उस फ्लोर वेजेस से ऊपर की रख सकते हैं, नीचे की नहीं रख सकते। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज कई स्टेट्स बिल्कुल ही कम रखते थे मिनिमम वेजेस, जिससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का नुकसान होता था डायरेक्टली बेसिस पे। और ये भी क्लियरली बोल दिया गया है कि ये पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल होगा, हर एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगा, चाहे कोई सी भी एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी कि एक्सक्लूजन बिल्कुल भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा ओवर टाइम को लेकर भी यहाँ पे क्लैरिटी दे दी गई है। इसी कोड के अंदर क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको ट्वाइस ऑफ वेजेस देनी पड़ेगी अगर आप किसी से ओवर टाइम कराते हो। दैट मीन्स कि अगर किसी की नॉर्मल शिफ्ट 8 घंटे की है, आप उससे 12 घंटे का काम कराते हो तो उसकी वेजेस जस्ट डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पे
पे करना पड़ेगा ओवर टाइम के लिए। इसके अलावा एक और बात एम्प्लॉयर्स के लिए बोली गई है कि लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। ओवरऑल अगर डिटेल की मैं बात करूँ तो उसमें ये लिखा गया है कि आप आर्ली बेसिस पे कर सकते हो, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जिस दिन एम्प्लॉय ने काम किया उसके शिफ्ट खत्म होने के बाद में उसको आप पे कर सकते हो डे वाइज, या फिर आप उसको वीकली पे कर सकते हो। जैसे ही वीक खत्म होता है और जो वीकेंड शुरू होता है उससे पहले ही आपको सैलरी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर वीक की। अगर वीकली पे करते हो आप 14 डेज के पीरियड में भी दे सकते हो, यानी 2 हफ्ते के बाद में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। आप 14 डेज के हिसाब से पे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और मंथली का ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपके पास में है ही, लेकिन मंथली अगर आप पे करते हो तो उस पर क्लियर कट ये बोल दिया गया है विद इन द 7 डेज ऑफ सक्सीडिंग मंथ आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर चल रहा है तो 7 दिसंबर से पहले नवंबर की सैलरी सब एम्प्लॉयज को मिल जानी चाहिए, एंड दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट। ये क्लियर कट इस कोड ऑन वेजेस 2019 में मेंशन है। तो ये सारी अपडेट कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर थी जो डायरेक्टली पीएफईएसआई को हिट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर भी रिफॉर्म्स होंगे तो ऑटोमेटिकली पीएफ का कॉर्पस बढ़ जाएगा, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ जाएंगे, ओवरऑल इन हैंड सैलरी एम्प्लॉयज की कम होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उनको गलत लगे ये चीज़, लेकिन उन्हीं के फायदे की बात है। एम्प्लॉयर शेयर भी इससे इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका पीएफ कॉर्पस बढ़ जाएगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में। तो ये कोड अपने आप में पुराने 9 लेबर लॉज को कवर करता है इंक्लूडिंग पीएफ एंड डीएसआई। तो अब से ये ही एप्लीकेबल होने वाला है। और इस कोड के अंदर जो सबसे अच्छी बात है जो मेरे को लगी वो ये है कि गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको भी पीएफईएसआई के बेनिफिट्स मिलने की बात कही गई है। यानी कि जो कैब ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, जिनको कंपनीज आमतौर पर या तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिजनेस पार्टनर बोल के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे रखती थी, बट उनके ऊपर एम्प्लॉयज़ वाले ही ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाते थे, लेकिन उनको बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ वाले नहीं मिलते थे, सोशल सिक्योरिटी उनको और उनकी फैमिली को नहीं मिलती थी। तो अब से पीएफईएसआई उन लोगों के ऊपर भी लागू होगा। और इस कोड के अंदर क्लियर कट गिग वर्कर्स वर्ड यूज हुआ है, जिसकी क्लियर कट एक डेफिनेशन आपको देखने को लेगी जो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। सो गिग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यानी कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है उसको छोड़ के अगर वो किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ करके कोई भी काम करता है, उस एक्टिविटी से अर्न करता है पैसा, तो वो गिग वर्कर कहलाएगा। और गिग वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्कर भी वर्ड यूज हुआ है, और प्लेटफॉर्म वर्कर की क्या डेफिनेशन है वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। इसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म वर्क मीन्स ए वर्क अरेंजमेंट्स आउटसाइड ऑफ ए ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज और एनी सच अदर एक्टिविटीज विच में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। यानी कि यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ करके कोई भी काम करते हो और उससे अर्न करते हो तो आप प्लेटफॉर्म वर्कर की कैटेगरी में आने वाले हो, और उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करी गई है, विच इज अ वेरी वेरी बिग अपडेट एंड ए गुड थम्स अप टू द गवर्नमेंट, जो कि गिग वर्कर्स को भी पीएफईएसआई बेनिफिट्स दिलवाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट किए थे अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। तो सबसे पहले तो ईएसआईसी को लेकर के एक बड़ा चेंज हुआ है। इन्होंने बोल दिया गया है ईएसआईसी जो 10 से कम वाली कंपनीज है वो भी ऑप्शनली ले सकती है, लेकिन जो हजार्डस काम कराते हैं अपने एम्प्लॉय से, यानी कि रिस्की वर्क होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ की जान खतरे में आती है या फिर उनके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस केसेस में इवन एक सिंगल एम्प्लॉय पे भी ईएसआईसी के अंदर उन कंपनीज को रजिस्टर करना होगा और ईएसआईसी की कंप्लाइंस करनी होगी। सो ये ब्रॉडली फैक्ट्रीज को कवर करने वाले हैं जो कि रिस्की काम अपने एम्प्लॉय से करवा देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में पीएफईएसआई में रजिस्टर खुद को नहीं करते थे, एम्प्लॉयज को पीएफईएसआई के बेनिफिट्स नहीं दिलवाते थे। तो ईएसआईसी तो उनको इवन एक सिंगल एम्प्लॉय भी है, हजार्डस काम करा रहे हो तो ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ ईएसआईसी पैन इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल हो चुका है। कुछ रीजन्स ऐसे थे पहले इंडिया के अंदर जहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब पैन इंडिया लेवल पे इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। यानी कि एट द टाइम ऑफ आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज होते हैं तो आपको ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर करना ही करना होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया अपनी प्रेस रिलीज में, टाइम बाउंड डीपीएफ इंक्वायरीज, यानी कि 5 ईयर की लिमिट लगा दी गई है। 5 साल से पुरानी इंक्वायरी कोई भी ईपीएफओ ऑफिसर नहीं उठा सकता। मैक्सिमम 5 साल पुरानी ऑडिट वगैरह कंप्लाइंस वगैरह से रिलेटेड आपकी इंक्वायरीज रेज की जा सकती है अगेंस्ट में, उससे पुराने टाइम की नहीं की जा सकती। सो ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है और अच्छा मौका भी है। आप अभी से पीएफईएसआई की कंप्लाइंस अगर अवॉइड कर रहे थे तो करवाना शुरू कर दो, क्योंकि पीएफईएसआई डिपार्टमेंट भी अलग अलग कैंपेन और स्प्री स्कीम वगैरह चला रहे हैं, तो अभी भी वो डिस्काउंट दे रहे हैं एक तरीके का
पुराने बैक पीरियड की भी कंप्लाइंस अगर आप कराना चाहो। सो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रजिस्टर योर कंपनी इन PF एंड DSI। एंड अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, हमारे थ्रू करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन चेक इट आउट। इसके अलावा इसी पॉइंट में आगे बोला गया है दिस इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 ईयर्स, और एक्सटेंड हो सकती है बाय 1, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपकी कोई भी इंक्वायरी अगर चल रही है तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है। पहले सालों सालों तक इंक्वायरी चलती रहती थी, कंपनीज रन करती रहती थी, अब विद इन 3 ईयर्स इंक्वायरीज को क्लोज करना कंपलसरी है। इसके बाद में ये भी लिखा गया है कि EPFO वापस से रीओपन नहीं कर सकता। एक बार आपकी कंप्लाइंस हो गई तो EPFO कैन नॉट रीओपन योर कंप्लाइंस से रिलेटेड इंक्वायरी अगेन। तो ये भी एक अच्छी बात है जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए है। इसके अलावा एक और पॉइंट इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में डाला है, रिड्यूस्ड EPF अपील डिपॉजिट। इसमें लिखा गया है एम्प्लॉयर्स अपीलिंग EPFO ऑर्डर्स नाउ नीड टू डिपॉजिट ओनली 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट। पहले ये अमाउंट 40 से 70% तक थी, यानी कि 40 to 70% आपको भरना पड़ता था अगर आप अपील करना चाहते हो, लेकिन अब सिर्फ 25% ऑफ द असेस्ड अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो इंक्वायरी है उसकी आप अपील लगा सकते हो। एंड जिसमें आगे लिखा भी हुआ है रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन एंड इंश्योरिंग ईज ऑफ बिजनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि एम्प्लॉयर्स के लिए ये पॉइंट है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर हाईलाइटेड है। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो डेफिनेटली हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या फिर लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू आर द एम्प्लॉयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया देन डेफिनेटली दिस चैनल इज़ फॉर यू। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि उन वीडियोज़ की अपडेट आप तक ज़रूर आ जाए।